हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहाँ आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद में किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहाँ पर आईआईटी, जेईई, नीट, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीयूईटी, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरका गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 9th। और क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 का पार्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सो लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था कि हमें इस चैप्टर में कंप्लीटली क्या पढ़ना है, किन किन टॉपिक्स को कवर करना है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, उनका क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वर्क बेसिकली वो परफॉर्म करते हैं इन डिटेल। ओके, सो ये सारे डिवाइसेस आप सभी ने देखे होंगे कंप्यूटर सिस्टम में, लाइक मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, वेबकैम, हेडफोन्स वगैरह सभी यूज करते हो आप, राइट। सो ये सारे डिवाइसेस क्या है, किस कैटेगरी में आप इनको इंक्लूड करते हैं, क्या इनपुट डिवाइस होता है, क्या आउटपुट डिवाइस होता है, कौन कौन से स्टोरेज डिवाइस होते हैं, ठीक है, मेमोरी क्या होता है, कैसे डेटा स्टोर होता है, ओके, कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस होते हैं, कितने टाइप के ये इनपुट लेते हैं, तो कितने टाइप का डेटा आपको किस तरीके से आउटपुट मिलता है, बेसिकली यही आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। सो कहीं ना कहीं आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इन सभी डिवाइसेस को सभी अपनी रियल लाइफ में यूज करते हो। भाई करते हो कि नहीं यूज करते हो, कीबोर्ड, माउस जैसे डिवाइसेस का आप यूज करते हो, ठीक है, आप वेबकैम का, हेडफोन्स का यूज करते हो, यदि आपको कुछ रिकॉर्डिंग करनी है तो आप इन सारे डिवाइसेस का यूज करते हो, राइट। बट व्हाट अबाउट इट्स वर्किंग, ये किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, इन्हें किस कैटेगरी में रखा जाता है, वो इंपॉर्टेंट होता है समझना। क्योंकि एग्जाम में यदि आपसे पूछते हैं इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होता है, आपको पता है क्या होता है, बट यहां पर भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। यदि एमसीक्यूज में आपसे 4 डिवाइसेस के नाम लिख कर दे दिए और पूछा इनमें से बताओ कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट है, क्योंकि ढेर सारे डिवाइसेस अवेलेबल हैं, ठीक है, बहुत सारे डिवाइसेस अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी के साथ नए नए डिवाइसेस इन्वेंट हो रहे हैं। ओके, सो यहां थोड़ा सा ये पता करना टिपिकल हो जाता है और इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। सो बस वही सारे कंफ्यूजन को आज इस वीडियो में हम दूर करने वाले हैं, क्योंकि हम एक एक पर्टिकुलर टूल के बारे में, हर एक एक डिवाइस के बारे में डिटेल में समझेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को with the components of computer सिस्टम। सो कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। लाइक कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जिसके थ्रू आप कुछ सर्टेन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को इनपुट करते हो। इनपुट करने के बाद में वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस सीपीयू के थ्रू, एक प्रोसेसर के थ्रू एग्जीक्यूट होती है, और एग्जीक्यूट होने के बाद में आपको आउटपुट मिलता है, अपना डिजायर्ड रिजल्ट आप गेन करते हो, राइट। ये चीज हमने बेसिकली देखी। अब वैरायटी ऑफ टास्क के लिए कंप्यूटर सिस्टम का यूज किया जा रहा है। लैपटॉप, पीसी का आप यूज कर रहे हो। वैरायटी ऑफ टास्क मतलब आपको गेम खेलना है, आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन करना है, या फिर आपको कोई एप्लीकेशन डेवलप करना है, आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कुछ आपको इंटरनेट पे कुछ वेबसाइट्स को एक्सेस करना है, लाइक ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन मूवी देखना, ऑनलाइन गवर्नेंस का कुछ वर्क करना है, ठीक है, या फिर आपको ऑनलाइन बैंकिंग करना है। सो डिफरेंट पर्पस के लिए हम डिफरेंट तरीके से कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। तो वैरायटी ऑफ टास्क के लिए कंप्यूटर सिस्टम का बेसिकली यूज हो रहा है। ओके, सो कंप्यूटर सिस्टम बना कैसे, कितने पार्ट, कितने कंपोनेंट से मिलकर बन रहा है। सो कंप्यूटर सिस्टम हैज 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। कंप्यूटर सिस्टम के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज इनपुट यूनिट, सीपीयू एंड आउटपुट यूनिट। अब इन 3 यूनिट के बिना कंप्यूटर सिस्टम नहीं वर्क करता है। तो कंप्यूटर का यूज कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो हमने समझ लिया। बट व्हाट अबाउट कंप्यूटर सिस्टम, तो कंप्यूटर सिस्टम कंप्राइजेस विथ 3 मेन यूनिट। कौन सी यूनिट हो गई वो 3 मेन, इनपुट, सीपीयू जिसे हम प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, और आउटपुट। ओके, अब ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन इन्हीं चीजों को यदि डिटेल में लिखना है तो क्या करोगे, डिटेल में समझना है तो क्या करोगे, तो इसीलिए आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। अब इन सभी यूनिट के अपने अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे यदि हम बात करें किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहां पर एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, उसका अपना काम होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें सेल्स डिपार्टमेंट की, तो उसका अपना काम होता है भाई प्रोडक्ट को सेल करना, ये वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में इंप्लॉयज को सैलरी देना, इंप्लॉयज की डिटेल को मेंटेन करना। परचेस डिपार्टमेंट होता है, वहां पर कितने प्रोडक्ट आए, कितने प्रोडक्ट गए, है ना, ओवरऑल आपने क्या मटेरियल परचेस किया, क्या मैन्युफैक्चर करना है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है ना। मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, जहां पे सारे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की जाती है। सो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं एक बिजनेस कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, जो सारे डिपार्टमेंट मिलकर
एक उनका मेन गोल होता है क्या, कि हमारी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा सेल होना और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना, राइट। सो बिल्कुल उसी तरीके से कंप्यूटर सिस्टम में भी अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, सबका काम अलग अलग होता है, लेकिन इन सभी को कंप्राइजली देखा जाए कि कलेक्टिवली इनका एक मेन गोल होता है कि यूजर के अकॉर्डिंग जो उसे आउटपुट चाहिए वो रिटर्न करवाना। फाइन, सो अच्छे से समझ में आया कि 3 डिफरेंट पार्ट से मिलकर बना है कंप्यूटर सिस्टम, इनपुट यूनिट, सीपीयू, आउटपुट यूनिट। इन तीनों के अलग अलग काम है, लेकिन तीनों मिलकर एक कंबाइंड यूनिट के फॉर्म में वर्क करते हैं जो हमें डिजायर्ड रिजल्ट देते हैं। ओके, सो लेट अस कंपेयर दिस 3 यूनिट्स विद द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब कंप्यूटर को बनाया किसने है? ह्यूमंस ने बनाया, ऑब्वियस, सारी मशीन्स को ह्यूमन से डेवलप करते हैं, ओके, उनमें फीचर्स ऐड करते हैं, राइट, प्रोग्राम करते हैं, इस मशीन को बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग करके क्रिएट किया गया है, इनके अंदर जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ओके। सो यहाँ पे देखो, यदि हम इसे कंपेयर करें ह्यूमंस के साथ, तब आप इसको और इजीली अच्छे से समझ पाओगे। या फिर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द कंपैरिजन बिटवीन ह्यूमन बॉडी एंड कंप्यूटर सिस्टम, तो अब आप लिखकर आ सकते हो, राइट। सो यहाँ ध्यान से समझना, सबसे पहले हम इसका जो पार्ट है फर्स्ट, इनपुट यूनिट, जिसका काम क्या होता है? इनपुट करना। अब क्या इनपुट करना? डेटा को इनपुट करना, ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर सिस्टम एग्जीक्यूट कर रहा है, उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, कमांड्स को इनपुट करना है। जो भी आप एंटर करोगे, सपोज आपको कोई फाइल प्रिपेयर करना है, आपको जो भी इनपुट करना है, कोई वॉइस आपको इनपुट करना है, ऑडियो वीडियो के फॉर्मेट में, ग्राफिकल फॉर्मेट में, कोई पिक्चर इनपुट करना है। सो डेटा कितने भी टाइप का हो सकता है, आइदर आप टेक्सचुअल डेटा एंटर करो, ऑडियो डेटा एंटर करो, वीडियो डेटा एंटर करो, है ना, या फिर आप कुछ इमेज ग्राफिक्स एंटर करो। सो सब आप किसके थ्रू कर सकते हो? इनपुट यूनिट के थ्रू। सो इनपुट इज गिवन थ्रू इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड एंड माउस। अब देखो, कीबोर्ड और माउस जो होते हैं ना, वो बेसिक इनपुट डिवाइस होते हैं। बेसिक इनपुट डिवाइस मतलब कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डिवाइस के नाम से यदि कुछ यूज हो रहा है, तो बेसिक और इंपॉर्टेंट जो इनपुट डिवाइस है वो कीबोर्ड और माउस होते हैं, ओके। सो इनपुट इज रिसीव्ड थ्रू आईज, नोज, ईयर्स एंड माउथ। अब ह्यूमन बॉडी से कंपेयर करें तो यहाँ पे हम इनपुट किसके थ्रू रिसीव कर रहे हैं? आईज, नोज, ईयर्स एंड माउथ, जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उनके थ्रू हमारी बॉडी में क्या जाता है? इनपुट जाता है, राइट। ये चीज समझ में आ गई अच्छे से। सो यहाँ पे कंपैरिजन का पहला पॉइंट इनपुट यूनिट के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कीबोर्ड के थ्रू आप क्या करते हो? टेक्सचुअल डेटा इनपुट करते हो। माउस के थ्रू एक पॉइंटिंग डिवाइस है, तो माउस के थ्रू जो आपको सिलेक्शन वगैरह करना होता है, जो भी आपको प्रॉपर्टीज वगैरह सेट करनी होती है, वो हम कर सकते हैं, ओके। सो ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट यूनिट को देखते हैं अब डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। सीपीयू, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कुछ बच्चे इसे कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं कि नहीं? सो बिल्कुल रॉन्ग है, नॉट कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, इट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे बैंक में आपने देखा है ना, आरबीआई सभी बैंक का हेड होता है, राइट। एक सेंट्रल बैंक होता है जो सभी बैंक को मैनेज करता है। इसी तरीके से बिल्कुल पूरे कंप्यूटर सिस्टम में जो सारी यूनिट्स होती हैं, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, सभी को कौन मैनेज करता है? एक सेंट्रल सिस्टम होता है, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है सीपीयू, है ना, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। सीपीयू एक कैबिनेट होता है, उसके अंदर मदरबोर्ड लगा होता है, मदरबोर्ड में एक प्रोसेसर लगा होता है, माइक्रो प्रोसेसर, जो बेसिकली प्रोसेसिंग का काम करता है। अब वही माइक्रो प्रोसेसर यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो सीपीयू है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, मेमोरी यूनिट, एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट। तो सीपीयू में, मदरबोर्ड में 3 चीजें हैं जो मेन इंपॉर्टेंट रोल करती हैं प्रोसेसिंग के लिए। वो मेन इंपॉर्टेंट रोल ये 3 चीजें प्ले करती है, मेमोरी यूनिट, एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट। अब मेमोरी यूनिट क्या हुआ? मेमोरी भाई याद से समझ, ध्यान से समझ लेना, मेमोरी हमारे पास भी होती है। किसी भी चीज को स्टोर करके आप अपने ब्रेन में रखते हो मेमोरी में ना, राइट। आपसे कोई अपना नाम पूछता है तो आप तुरंत बता देते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में वो स्टोर। सो कंप्यूटर सिस्टम में कैसे डेटा स्टोर होता है, किस तरीके से स्टोर होता है? मेमोरी में डेटा और इंस्ट्रक्शंस के फॉर्मेट में। तो जो भी कंप्यूटर सिस्टम में आप इनपुट करते हो, आप आइदर कोई टेक्सचुअल डेटा इनपुट करते हो, कोई वॉइस, ऑडियो के फॉर्मेट में, कोई इमेज के फॉर्मेट में यदि इनपुट कर रहे हो, तो वो सारी चीजें मेमोरी में जाके डेटा और इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में स्टोर होती हैं, ओके। ब्रेन इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और ह्यूमंस की यदि बात करें तो ह्यूमंस के पास ब्रेन होता है जिसमें सभी तरीके की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ओके। अब सीपीयू का नेक्स्ट जो पार्ट है वो है एएलयू, दैट इज अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। भाई मेमोरी यूनिट तो डेटा को सिर्फ स्टोर करने का काम कर रही है, लेकिन प्रोसेस करने का काम कौन कर रहा है? सो प्रोसेस करने का काम होता है एएलयू का। इसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल यूनिट बेसिकली। अब ध्यान से समझना इस यूनिट को, जो मेन बेसिक प्रोसेसिंग का वर्क होता है, जो कैलकुलेशन का वर्क होता है, कंप्यूटेशन का वर्क होता है, वो इसी यूनिट का काम होता है। जितने भी कैलकुलेशंस आप करते हो, जितने भी
अरिथमेटिक ऑपरेशंस का आप यूज करते हो, प्लस माइनस इनटू डिवीजन, जो लॉजिक्स आप अप्लाई करते हो, ग्रेटर देन लेस देन, है ना। तो ये सारे जो ऑपरेशंस हैं वो कौन कैलकुलेट करता है, कौन परफॉर्म करता है, ALU यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट यूनिट। ओके, दिस ऑपरेशंस ऑन डेटा परफॉर्म्ड बाय ALU। अब हमारे जो ह्यूमन बॉडी की यदि बात करें तो वहां पर ब्रेन ही बेसिकली ये सारे काम भी करता है। सो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन डेटा आर परफॉर्म्ड बाय ब्रेन। ओके, सिंपल। नेक्स्ट यूनिट की बात करें सो वो है कंट्रोल यूनिट। अब आपके बॉडी पार्ट्स को कौन कंट्रोल करता है? सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारा ब्रेन ही हमारे सारे पूरे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है ना। आप किसी भी गर्म चीज को छू लेते हैं तो आप तुरंत हाथ हटा लेते हो कहीं आपका हाथ जल ना जाए। ये जो सारा पार्ट है, रिफ्लेक्स एक्शन जैसी जो चीजें हैं, ये सब कौन कर रहा है? ये सब हमारी ह्यूमन बॉडी में ब्रेन का काम होता है। बिल्कुल उसी तरीके से कोई सा भी डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में कैसे वर्क कर रहा है, सही तरीके से वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, भाई इनपुट यूनिट के थ्रू इनपुट पहुंच भी रहा है कि नहीं सीपीयू तक, आउटपुट जनरेट प्रॉपर हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है, मेमोरी में डेटा स्टोर हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब जो काम है, ये सब जो वर्किंग है एक्चुअली, जो मेंटेनेंस का काम है ना बेसिकली इंटरनली प्रोसेसिंग के लिए, वो कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट का काम होता है सभी चीजों को कंट्रोल करना कि ऑल पार्ट्स, ऑल सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर्स आर वर्किंग करेक्टली और नॉट। सो सीयू कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कौन? कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर सिस्टम के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जिस तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी में ब्रेन कंट्रोल करता है हमारी एंटायर बॉडी को। ओके, सो कंट्रोल यूनिट का काम समझ में आ गया। सो बेसिकली जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है प्रोसेसिंग का वो कौन कर रहा है? सीपीयू, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट आउटपुट यूनिट। सो आउटपुट यूनिट का क्या मतलब हुआ? आउटपुट यूनिट जो आपको रिजल्ट देता है, मतलब कि जो भी आपने इनपुट किया, जो भी डेटा इंस्ट्रक्शंस आपका प्रोसेस हुआ, उसके बाद जो आपको शो होता है वो आउटपुट होता है। अब आउटपुट दो तरीके से होता है, या तो सॉफ्ट कॉपी में होता है या तो हार्ड कॉपी में होता है। सॉफ्ट कॉपी में यदि आउटपुट हुआ तो आपको मॉनिटर पे दिख जाता है, और हार्ड कॉपी में होता है तो आप प्रिंटर के थ्रू जो पेज पे आपको प्रिंटिंग दिखती है वो हार्ड कॉपी कहलाती है। अब ये सभी को अच्छे से पता है। सो आफ्टर प्रोसेसिंग द आउटपुट इज डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। मॉनिटर पर आउटपुट क्या होता है? डिस्प्ले होता है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी, ठीक है। ये आउटपुट आप वॉइस के फॉर्मेट में, साउंड के फॉर्मेट में भी ले सकते हो। यदि स्पीकर आपके कंप्यूटर सिस्टम से अटैच है तो स्पीकर भी आपको क्या देते हैं? एक तरीके से आउटपुट ही शो करते हैं ना। जो भी आप सॉन्ग प्ले करते हो तो मीडिया प्लेयर पे, विंडो मीडिया प्लेयर पे या फिर VLC प्लेयर पे, जिस भी प्लेयर पे आप सॉन्ग को प्ले करते हो तो वॉइस तो आपको जब ही आएगी, साउंड आपको तभी सुनाई देगा जब एक आउटपुट डिवाइस आपके कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड होगा, स्पीकर कनेक्टेड होगा। इसी तरीके से यदि आपको कोई पेज पे प्रिंटिंग चाहिए तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस जब कनेक्टेड होगा आपके सिस्टम से तभी आप हार्ड कॉपी में आउटपुट देख पाओगे, अदरवाइज आपको मॉनिटर पर ही आउटपुट शो होगा। सो आउटपुट डिवाइस समझ में आया। अब यदि इसको कंपेयर करें, सो द आउटपुट इज इन द फॉर्म ऑफ वॉइस एक्शंस एक्सेट्रा। आप जो भी एक्शंस कर रहे हो, जो आपकी वॉइस आ रही है, ये सब क्या एक तरीके से आउटपुट हुए, राइट। सो अब आपको एक कंपैरिजन अच्छे से समझ में आ गया ना ह्यूमन बॉडी और कंप्यूटर सिस्टम में। क्लियर? डिफरेंस आता है तो लिख सकते हो। तीनों पार्ट्स जो अभी हमने देखे, जो मेन तीन पार्ट्स है, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग, उन तीनों पार्ट्स को आपने इजीली समझा कंपेयर करके, राइट। अब बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि एक्चुअली कंप्यूटर सिस्टम का जो ब्लॉक डायग्राम है वो नाम से पूछा जाता है एग्जाम में, या ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, है ना, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, तब भी आपको ये ब्लॉक डायग्राम बनाकर आना है कि कंप्यूटर सिस्टम में बेसिकली वर्क कैसे होता है। ये जो तीनों यूनिट हमने देखी ना, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, ये बेसिकली किस तरीके से वर्क करती है ना। तो वही अब यहाँ पर हम समझेंगे। जनरली बच्चों के माइंड में ये डाउट होता है कि इनपुट से आपने डेटा तो इनपुट किया, लेकिन वो पहले कहाँ जाता है, कौन उसको प्रोसेस करता है, किस तरीके से प्रोसेस होता है, फिर कैसे कंट्रोल होता है और किस तरीके से आउटपुट डिवाइस के पास जाता है ना। ये सब इमेजिनरी, ये सब आपको, लेकिन ये सब समझने के लिए आए, यदि एग्जाम में लिखने के लिए आए तो आपको क्या करके आना है? इस तरीके का डायग्राम ड्रॉ करके आना है। अब यहाँ देखो इनपुट यूनिट, तो इनपुट कैसे करते हैं हम कंप्यूटर सिस्टम में? डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में करते हैं। सपोज आपको बोला आपके टीचर ने कि आपको एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, आपको कुछ कैलकुलेशंस करवाने हैं, तो आप क्या करोगे? इनपुट यूनिट का यूज करोगे, कीबोर्ड का यूज करोगे। कीबोर्ड से आप कुछ लेटर्स, अल्फाबेट्स, नंबर्स को लिखोगे, वो नंबर्स फिर मॉनिटर पे दिखेंगे आपको, है ना। प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू के पास जाएंगे, सीपीयू उसे प्रोसेस करेगा, फिर आपको आउटपुट होगा। बिल्कुल उसी तरीके से हम जो भी चीजें एंटर करते हैं वो डेटा इंस्ट्रक्शंस के फॉर्मेट में एंटर करते हैं। डेटा इंस्ट्रक्शंस के फॉर्मेट में जब आप एंटर करते हो, सपोज हमने यहाँ पे एंटर किया 2+2, जस्ट सपोज, तो 2+2, भाई कंप्यूटर को कुछ नहीं पता है ना। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का काम है सिर्फ यूजर से इनपुट लेना, लेकिन कौन इसको करेगा कैलकुलेट? तो कैलकुलेट करने के लिए एक और यूनिट होती है जिसे हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
ह्यूमन मेड मशीन है कंप्यूटर, इसको तो आप ही को सब चीजें समझानी पड़ेगी, राइट। तो इनपुट डिवाइस का यूज किया आपने इनपुट करने के लिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का क्या काम है, इस 2+2 को कैलकुलेट करना। ओके तो यहां पर देखो जो सबसे मेन यूनिट होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होती है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम है कि यहां से 2+2 को पहुंचाना कहां तक, ALU तक। कहां तक, मेमोरी यूनिट तक। सो ALU क्या कर पाएगा, इस 2+2 को इनपुट यूनिट से लेगा और ALU पे पहुंचाएगा ताकि यहां पर अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो सके। सो ALU क्या करेगा, 2+2 दैट इज 4 जनरेट कर देगा। अब इस पर्टिकुलर यूनिट का काम है आउटपुट जनरेट करना, कैलकुलेशन करना, लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना। मेमोरी यूनिट में ये 4 क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेमोरी यूनिट में बहुत सारी मेमोरी होती है, रैम रोम के बारे में आपने नाम सुना होगा। ठीक है, रैम रोम के अलावा भी आजकल कैश मेमोरी भी होती है, फ्लैश मेमोरी भी होती है, राइट। सो यहाँ पे हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, सो डोंट वरी। मेमोरी यूनिट का काम क्या है, मेमोरी यूनिट का काम है डेटा को स्टोर करना, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में ब्रेन होता है स्टोर करने के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से। सो मेमोरी यूनिट ने क्या किया, 4 को स्टोर कर लिया। अब यदि आपने अपनी फाइल को परमानेंटली स्टोर करना है तो ये चीजें जाके स्टोर हो जाती है आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जैसे कि हार्ड डिस्क की बात कर लें हम। ठीक है, तो हार्ड डिस्क में क्या होता है, परमानेंटली डेटा स्टोर होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से यदि आपने अपनी फाइल को स्टोर किया हुआ है तो परमानेंटली वो हार्ड डिस्क में स्टोर होती है। अब यदि सीपीयू को उस फाइल को एक्सेस करना है अगेन एंड अगेन, तो वो कहां से लेगा, इसको हार्ड डिस्क से एक्सेस करेगा। ओके, सो ये 2+2 क्या हुआ आपका, जनरेट हो गया, इसका रिजल्ट 4 जनरेट हो गया। अब कंट्रोल यूनिट का क्या काम है, इन सारे डेटा को यहां से कलेक्ट करना, आउटपुट को कलेक्ट करना और कहां तक पहुंचाना, आउटपुट यूनिट तक पहुंचाना। आउटपुट यूनिट मतलब कि जिसको हम बात कर रहे हैं यहां पर मॉनिटर की, तो मॉनिटर पर आपको क्या शो हो जाएगा, 4 शो हो जाएगा। ओके, तो आउटपुट किस तरीके से मॉनिटर पे पहुंचा ये समझ में आया कि आपके जो भी डेटा इंस्ट्रक्शंस है वो कहां पर आए, सबसे पहले इनपुट यूनिट से सीपीयू के पास आए। सीपीयू में जो प्रोसेसर है आपका दैट इज कॉल्ड ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये लॉजिकल ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल यूनिट। भाई कंट्रोल यूनिट ही है जो सारे पूरे ओवरऑल सिस्टम को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, मेमोरी यूनिट में टेम्परेरीली यहाँ पे डेटा स्टोर होगा, परमानेंटली स्टोर करना है तो हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। ओके, हार्ड डिस्क से डेटा आपका कहां पहुंचता है, मेमोरी में जाता है और मेमोरी से फिर वो प्रोसेसिंग के लिए पहुंचता है, देन उसके बाद आपको आउटपुट मिलता है। ओके, सो आउटपुट कैसे मिल रहा है आपको, आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू मिल रहा है, लाइक प्रिंटर, मॉनिटर। फाइन, अब ये चीज समझ में आई। अब यहाँ पे ये जो भी कंट्रोल हो रहा है ना, ये जो भी डेटा आपका फ्लो हो रहा है ये किस फॉर्मेट में हो रहा है, सो आपका जो भी डेटा फ्लो है वो किस फॉर्मेट में है, इंस्ट्रक्शंस के फॉर्मेट में फ्लो हो रहा है। ओके, जो भी आप इनपुट करते हो वो एक इंस्ट्रक्शंस के फॉर्मेट में सीपीयू एक्सेप्ट करता है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, कमांड्स, इंस्ट्रक्शंस के फॉर्मेट में ही सीपीयू डेटा को प्रोसेस करता है। क्लियर हुआ ये अच्छे से, डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया किस तरीके से इसमें प्रोसेसिंग होगी। सो ये बेसिक डायग्राम है जो आपको याद करना है, एग्जाम में बनाकर भी आना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब डिफरेंट डिवाइसेस द कंप्यूटर सिस्टम आर, बेसिकली यदि बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम अभी हमने देखा इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, इनसे मिलकर बनाए 3 मेन पार्ट होते हैं। यदि इसको हम और ज्यादा अच्छे से समझे, इजी वे में समझे, तो कंप्यूटर सिस्टम 2 बेसिकली चीजों से मिलकर बना है, दैट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। भाई इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू ये वर्क कब करेंगे, जब उनको आप कुछ इंस्ट्रक्शंस दोगे, तो वही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या कहते हैं हम, वही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम, प्रोग्राम्स को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, मतलब जो भी आप कोड दे रहे हो, जो भी आप प्रोग्राम कर रहे हो, जो भी आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो सीपीयू को, सीपीयू उसे प्रोसेस कर रहा है ना। सीपीयू क्या हो गया, एक हार्डवेयर हो गया, उसमें वो सारी चीजें जो आप इंस्ट्रक्शंस के फॉर्मेट में दे रहे हो प्रोसेसिंग के लिए, वो सॉफ्टवेयर हो गया। सो बात समझ में आई, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सीपीयू जो हमने देखे ये सभी होते हैं बेसिकली हार्डवेयर, और जब आप इसमें डेटा इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हो तब ये वर्क करना शुरू करते हैं, है ना, प्रोसेस करना शुरू करते हैं, डेटा को अपना अपना काम करना शुरू कर देते हैं, राइट। तो वो किसके फॉर्मेट में, फ्लो ऑफ डेटा इंस्ट्रक्शंस के फॉर्मेट में, तो वही डेटा इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम्स क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ओके, सो ये चीज अच्छे से समझ में आ गई कि कंप्यूटर बेसिकली बना है 2 डिफरेंट पार्ट से, दैट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में जो पार्ट आ गए आपके मेन वो गए इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। ओके, सो द फिजिकल कंपोनेंट्स, जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, वेबकैम, प्रिंटर, स्कैनर, जो भी फिजिकल कंपोनेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल ऑफ कंप्यूटर दैट यू कैन टच एंड फील कंप्राइज द हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर्स called such as CPU, keyboard, mouse, monitor, printer, motherboard, RAM, etc. ये सब क्या कहलाते हैं, आपके हार्डवेयर डिवाइसेस कहलाते हैं। ओके, अब यदि सॉफ्टवेयर की बात करें, सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स
and procedures that instruct a computer about how to perform the different type of task. डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क को किस तरीके से परफॉर्म करना है, किन इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर, किन प्रोग्राम्स के बेसिस पर परफॉर्म करना है, वो बेसिकली हार्डवेयर को कौन बताता है? सॉफ्टवेयर. सो जिस तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी में सोल होती है, आपकी आत्मा होती है, वो आत्मा क्या है? एक तरीके से सॉफ्टवेयर है. अदरवाइज यदि आपकी सोल निकाल ली जाए आपकी बॉडी से तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी? एक डेड बॉडी की तरह हो जाएगी ना. बिल्कुल कोई फंक्शन परफॉर्म कर पाएगी क्या? बिल्कुल नहीं कर पाएगी ना कोई भी फंक्शन परफॉर्म. तो उसी तरीके से यहां पर कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का इंपॉर्टेंट रोल होता है. बिना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर सकता है. सो इनपुट डिवाइस, सीपीयू, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी यूनिट, अब इनकी वर्किंग आपको ओवरऑल बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, राइट? इनपुट यूनिट के थ्रू हम इनपुट करते हैं, सीपीयू में प्रोसेस होता है, देन आउटपुट जनरेट किया जाता है. और मेमोरी का रोल होता है क्या? डेटा को स्टोर करने का. फाइन. नाउ a software enhances the capability of hardware and direct the computer to perform operations like input, processing and output. सॉफ्टवेयर ये जो क्या करते हैं? हार्डवेयर की कैपेबिलिटी को इनहांस करते हैं, हार्डवेयर को बताते हैं एक्चुअली कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है. अब सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप. सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं बेसिकली. वैसे तो देखा जाए 3 टाइप्स के होते हैं. डिटेल वीडियो अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर का जो वीडियो से एक्सेस कर सकते हो. सो सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. क्या हुए? सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब हुआ वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग को एनहांस करते हैं, बढ़ाते हैं आगे. ठीक है, कंप्यूटर की सिस्टम की जो वर्किंग है उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. दैट इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर. अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सारे सॉफ्टवेयर जो यूजर को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, यूजर के लिए हेल्पफुल होते हैं. जैसे आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना है तो आप क्या करोगे? एमएस ऑफिस का यूज कर लोगे, एमएस वर्ड का यूज कर लोगे. आपको कोई सॉन्ग प्ले करना है तो आपने वीएलसी प्लेयर का यूज कर लिया. आपको कोई एप्लीकेशन डेवलप करना है तो आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करते हो, जैसे पाइथन, सी, सी प्लस प्लस, जावा, है ना. आप इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज कर पा रहे हो, राइट? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुए जो यूजर को फैसिलिटी देते हैं, यूजर को वर्किंग इजी करते हैं. लेकिन सिस्टम की जो वर्किंग इजी करते हैं, जो सिस्टम को फैसिलिटी देते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं. अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में यदि हम बात करें तो जो डिवाइस होते हैं उनके जो ड्राइवर्स होते हैं, राइट? जैसे आपको प्रिंटर यूज करना है तो प्रिंटर का आपने ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है पहले, है ना. सो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए. इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ जाता है. क्लियर? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर यदि हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गए जो आपकी सिस्टम को यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. ओके, सो इस तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 2 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं. फाइन. सो अब इसमें भी फर्दर डिविजन्स होते हैं. जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर आ जाते हैं. सो बहुत ज्यादा वेरिएशन है, बट इतना ज्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है. आपको बस इतना पता करना है यहाँ पे कि सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स के हुए, सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ओके, नाउ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. अब कंप्यूटर में जो पार्ट्स अभी तक हमने देखे उनको अब हम डिटेल में समझने वाले हैं. सो इनपुट यूनिट क्या हुआ, क्या लिख कर आओगे एग्जाम में आएगा? तो दीज आर द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू प्रोवाइड इनपुट टू कंप्यूटर. दिस डिवाइसेस आर यूज्ड टू ट्रांसलेट द यूजर्स कमांड इनटू बाइनरी कोड दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंप्यूटर. अब ये लाइन समझने वाली है. भाई इनपुट तो आपने कर दिया, डेटा आपने इनपुट कर दिया. सपोज आपने अपना नाम लिखा, सपोज आपने मैग्नेट ब्रेन्स लिखा. क्या लिखा आपने? मैग्नेट ब्रेन्स. ये आपने इनपुट किया. कहां से इनपुट किया? बेसिकली कीबोर्ड से इनपुट किया. कीबोर्ड क्या है? आपका मेन इनपुट डिवाइस है ना. इसके बिना आप कुछ भी टेक्सचुअल डेटा इनपुट नहीं कर पाओगे, राइट? तो आपने मैग्नेट ब्रेन्स इनपुट किया. अब ये पता होना चाहिए आपने जो इनपुट किया तो प्रोसेसर किसे समझता है? प्रोसेसर क्या ये लेटर्स को समझता है? नहीं. कंप्यूटर सिस्टम आपकी लैंग्वेज नहीं समझता है. आप कुछ भी बोलो, आप कुछ भी लिखो, उससे कुछ मतलब नहीं है. वो समझता है सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को. समझ में आया? किसे समझता है? बाइनरी लैंग्वेज को. बाइनरी लैंग्वेज किस में होती है? 0 एंड 1 में होती है. ठीक है. सो ये जो मैग्नेट ब्रेन्स लिखा है ना, ये इसके इंडिविजुअली कॉरेस्पॉन्डिंगली किसी किसी बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो जाता है. इस तरीके का कलेक्शन होता है बाइनरी कोड का. सो मैग्नेट ब्रेन्स जो आपने लिखा है उस तरीके से बाइनरी कोड में कन्वर्ट होगा और फिर कंप्यूटर सिस्टम उसको प्रोसेस करेगा. चाहे आपने कोई नंबर भी लिखा हो, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया 2+2 का, है ना. सो 2+2 का जो भी बाइनरी कोड होगा, सपोज इस तरीके से हमने बाइनरी कोड लिख दिया इसका. सो ये जो बाइनरी कोड है ना, ये बाइनरी कोड के फॉर्मेट में कैलकुलेशन होगा, क्योंकि जो ALU है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, वो बाइनरी कोड को ही समझती है, 0-1 को ही समझती है.
ओके, सो ये जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं दैट आर यूज्ड टू ट्रांसलेट द यूजर्स कमांड इनटू द बाइनरी कोड दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंप्यूटर। तो बाइनरी कोड में जो भी आप इनपुट करोगे वो इनपुट कन्वर्ट हो जाएगा और फिर उस पर प्रोसेसिंग होगी। सो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एंड जॉयस्टिक। जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है वो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ये चार जो है ये पॉपुलरली यूज होते हैं। ओके, इसके अलावा ढेर सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, बहुत सारे अलग अलग जगह पर आपको इनपुट डिवाइसेस मिलेंगे। जैसे हम बात करें कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड में क्या होता है, कीबोर्ड एक टेक्सचुअल डेटा इनपुट करने के लिए डिवाइस होता है जिसमें कुछ कीज होती हैं, फंक्शनल कीज होती हैं, एरो कीज होती हैं, न्यूमेरिक कीज होती हैं, अल्फाबेटिकल कीज होती हैं, है ना, जिसका यूज करके आप डिफरेंट फॉर्मेट में डेटा को इनपुट कर सकते हो, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स इनपुट कर सकते हो। ओके, सेकेंड होता है आपका माउस। माउस क्या होता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। बेसिकली सिलेक्शंस जो आप करते हो कंप्यूटर सिस्टम में, कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह आपको सेट करनी होती है तो आप माउस का यूज करते हो। यहां पर आप लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक का यूज करते हो। लेफ्ट क्लिक के थ्रू आप सिलेक्शन करते हो, राइट क्लिक के थ्रू आप कुछ प्रॉपर्टीज को सेट कर पाते हो। बीच में यहाँ पे स्क्रोलर होता है जिसकी मदद से आप स्क्रीन को स्क्रोल डाउन और अप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक का क्या काम है भाई, जॉयस्टिक को देखा होगा आपने कहां पर, जो रिमोट कंट्रोल नहीं होता है आपका घर में, टीवी का रिमोट होता है, देखा है आप सभी ने, आप उसके थ्रू इंस्ट्रक्शंस देते हो, चैनल्स चेंज करते हो। बिल्कुल उसी तरीके से प्ले स्टेशन में भी आपने एक हैंडल डिवाइस देखा होगा, है ना, जिसके थ्रू आप कर्सर पे जो भी स्क्रीन पे जो भी कर्सर है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसको मूव करवाना है किसी डायरेक्शन में, अप, लेफ्ट, डाउन, राइट, तो आप जॉयस्टिक का यूज कर सकते हो। तो बेसिकली ये भी इंस्ट्रक्शंस इनपुट करने के लिए ही यूज होता है। स्कैनर भैया यूज होता है यहाँ पर किसके लिए, इमेजेस वगैरह को इंसर्ट करवाने के लिए। जो भी पेपर पे जो भी प्रिंटेड है उसको यदि आपको एज इट इज इनपुट करवाना है, स्कैन करवाना है बेसिकली, तो हम स्कैनर का यूज करते हैं। इसके अलावा MICR होता है, OCR होता है, OBR होता है, और आपका बहुत सारे डिफरेंट टाइप के इनपुट डिवाइसेस होते हैं। जैसे कि बारकोड की बात करें तो आपने जो कोई सा भी प्रोडक्ट यूज करते हो आप, तो उसके पीछे बारकोड बनी रहती है ना, थिक और थिन लाइंस होती है इस तरीके की, ब्लैक कलर की थिक थिन लाइंस होती हैं, जिसे हम बारकोड कहते हैं, सभी अच्छे से जानते हैं उसको, ठीक है। तो बारकोड को स्कैन करने के लिए एक डिवाइस होता है। आप मॉल्स वगैरह में जाते हो, किसी शॉप पर जाते हो, तो वहां पे बारकोड रीडर होता है जो क्या करता है, किसी भी प्रोडक्ट की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको स्कैन करता है और कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचाता है। सो ऐसे डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं। MICR की बात कर लो, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जो बैंक में यूज किया जाता है। चेक देखे ना सभी ने, है ना, सो चेक में नीचे कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं, 0 1 2 3, कुछ अल्फाबेट्स वगैरह लिखे रहते हैं। इन सभी नंबर्स में चेक की पूरी डिटेल होती है। सो MICR एक डिवाइस होता है जो मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए रहते हैं कैरेक्टर्स, उनको रीड कर सकता है, चेक की पूरी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचाता है। सो बात समझ में आ रही है ना, ऐसे डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिनका यूज किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए। अब अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन होती है, देखो अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन होती है। जैसे हम यहाँ पर बात करें, किसकी बात करें भाई, वेबकैम की आप बात कर सकते हो। तो वेबकैम क्या करता है, आपके डिजिटल इमेजेस को इनपुट करता है कंप्यूटर सिस्टम तक। तो इमेजेस, टेक्सचुअल डेटा इनपुट करना है तो कीबोर्ड, कुछ सिलेक्शन इनपुट करना है तो आप माउस का यूज करते हो, ठीक है। यहाँ पर अब यदि आपको साउंड इनपुट करना है तो आप स्पीकर का यूज करते हो, है ना, समझ में आया। तो आप यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, माइक्रोफोन वगैरह का आप यूज करते हो। सो जो भी आपकी वॉइस है उसको आप कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचा सकते हो। तो वॉइस भी किस फॉर्मेट में जाती है, 0-1 के फॉर्मेट में ही कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेस होती है। सो ये चीज आपको बेसिकली यहाँ पे ध्यान रखना है कि जिस भी तरीके का इनपुट आप दे रहे हो ना, वो किस में कन्वर्ट होगा, बाइनरी कोड में कन्वर्ट होगा, चाहे वो इनपुट आपका टेक्सचुअल हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, किसी भी फॉर्मेट में हो। नाउ आउटपुट यूनिट। So the devices that are used to display the output after processing comprise the output unit of a computer. So processing के बाद जिस डिवाइस पे आपका आउटपुट शो होता है, जिस डिवाइस पे आप रिजल्ट एक्सेस करते हो, वो डिवाइस कहलाता है आपका आउटपुट यूनिट। सो कॉमनली यूज जो आउटपुट डिवाइसेस हो गए वो क्या हो गए, मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, प्लॉटर, स्पीकर्स एक्सेट्रा। सो जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं सब क्या है, आउटपुट डिवाइसेस हैं। ओके, मॉनिटर जिस पर आप सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देखते हो, मतलब जो भी आप इनपुट करते हैं वो प्रोसेस होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको जो आउटपुट मिलता है वो कहाँ मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है मॉनिटर पर। अब मॉनिटर भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे यदि हम बात करें, पहले जो मॉनिटर यूज हुआ करते थे वो CRT मॉनिटर थे, जैसे कैथोड रे ट्यूब हुआ करती थी उनमें, जिसकी वजह से उनका साइज लार्ज होता था। लेकिन अब आजकल जिन मॉनिटर्स का आप यूज कर रहे हो वो मॉनिटर्स कैसे हो गए हैं, थिन मॉनिटर्स होते हैं, जिनमें LED LCD मॉनिटर्स आते हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स का, है ना, यहाँ बोले इलेक्ट्रिक डायोड का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से ये थिन होते हैं।
ओके इसके बाद हम बात करते हैं प्रिंटर की। तो प्रिंटर अनदर आउटपुट डिवाइस है। जो मॉनिटर पे आपको दिखता है वो एज ए सॉफ्ट कॉपी होता है। यदि उसी को आप ऑन पेपर चाहते हो, ठीक है, परमानेंसी के अकॉर्डिंग अपना आउटपुट चाहते हो, तो हार्ड कॉपी आउटपुट यदि आपको चाहिए तो प्रिंटर का यूज किया जाता है। अब प्रिंटर भी डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं। मतलब यहाँ पर कुछ प्रिंटर्स की हम बात करें, पहले की बात करें तो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर हुआ करते थे, ड्रम प्रिंटर उसकी कैटेगरी में एक आता है। इसी तरीके से यदि हम बात करें लेटेस्ट जो है, तो लेटेस्ट इंकजेट लेजर प्रिंटर्स जो कि आपको कलर प्रिंटिंग भी प्रोवाइड करते हैं। ओके सो प्रिंटर्स भी आपको डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल होंगे, डिफरेंट फीचर्स इनमें होंगे जिसकी मदद से आप यूज कर सकते हो। आजकल तो ऐसे प्रिंटर्स भी आते हैं जिनमें स्कैनर भी इनबिल्ड आता है, ठीक है, आप कुछ भी इमेज को स्कैन भी कर सकते हो साथ में, और प्रिंटर के थ्रू से प्रिंट भी करवा सकते हो। ओके नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अब यहाँ पर हम हेडफोन। देखो हेडफोन किस तरीके से आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पे दो चीजें इंक्लूड है। इसमें ये लगा रहता है आपका फोन माइक्रोफोन, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, अपनी वॉइस को इनपुट कर सकते हो, और हेडफोन्स की मदद से आप उसी को सुन भी सकते हो, है ना। तो एक स्पीकर का काम भी कर रहा है, यहाँ पे माइक्रोफोन भी यूज हो रहा है। ओके नेक्स्ट डिस्कस करें स्पीकर। तो स्पीकर्स भी आप सभी ने देखे, सभी के घर में होते हैं, फाइन, आप सभी म्यूजिक को सुनते हो, एंटरटेन होते हो। सो स्पीकर क्या कर रहे हैं, आपको एक तरीके से साउंड आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके सो जो भी वॉइस आउटपुट आप इनपुट करते हो, यदि उसे सुनना है तो हम स्पीकर का भी यूज करते हैं। Fine. So the output can be in the form of soft copy, output displayed on monitor, or hard copy printed on paper, or sound file through a speaker. सो आउटपुट कितने टाइप का हो सकता है, 3 टाइप का हो सकता है। ओके इसके बाद देखो आपका प्लॉटर जो डिवाइस है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। सो प्लॉटर क्या होता है, प्रिंटर की तरह ही होता है, बहुत बड़ी साइज में डिवाइस होता है ये। जो आपके बैनर्स वगैरह प्रिंट होते हैं, जो होर्डिंग्स वगैरह आप देखते हो ना, वो सब प्रिंटिंग कहाँ होती है, तो वो सब प्रिंटिंग प्लॉटर के थ्रू होती है, ठीक है। बैनर्स होर्डिंग्स वगैरह जो हो गए, ओके, फैशन डिजाइनर्स जो इंजीनियर्स लोग होते हैं वो अपनी जो प्रिंटिंग करवाते हैं ना लार्ज साइज की, वो प्लॉटर डिवाइस के थ्रू ही पॉसिबल होती है। सो ये चीज अच्छे से क्लियर हुआ, आउटपुट डिवाइस का काम क्या हुआ, फाइन। सो प्रोसेसिंग के बाद यदि रिजल्ट जो हमें मिलता है डिफरेंट डिवाइसेस की मदद से, सो उसी को हम कहते हैं आउटपुट। उसके लिए अलग अलग डिवाइसेस का यूज किया जाता है। ओके अब एक चीज यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि इनपुट आपने किया, आपने अपने अकॉर्डिंग इनपुट किया, अपने अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में इनपुट किया, ऑडियो वीडियो के फॉर्म में, टेक्सचुअल के फॉर्मेट में, कंप्यूटर सिस्टम में वो बाइनरी फॉर्मेट में प्रोसेस हुआ, लेकिन आउटपुट यूनिट ने क्या किया, उस बाइनरी फॉर्मेट को वापस कन्वर्ट कर दिया ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में। तभी आप आउटपुट भी वैसी गेन कर पा रहे जिस तरीके से आपने इनपुट किया था। सो मेरी बात अच्छे से समझ में आई। यदि आपने कुछ टेक्सचुअल इनपुट किया है तो आपको आउटपुट भी टेक्सचुअल मिल रहा है। यदि आपने कोई नंबर एंटर किया है तो उसका कैलकुलेशन होकर भी आपको नंबर ही रिटर्न हो रहा है, ऐसा नहीं कि 0101 के फॉर्मेट में ही आपको आउटपुट भी मिल रहा है। ओके सो आउटपुट यूनिट का काम समझ में आ गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, दैट इज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को डिटेल में। सीपीयू इज द मेन यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, जिसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्रेन का जो रोल होता है, जो अभी हमने देखा, बिल्कुल उसी तरीके से कंप्यूटर सिस्टम में मेन रोल होता है सीपीयू का। इट कंट्रोल्स ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर एंड परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। Due to its small size, a CPU is referred to as microprocessor. भाई CPU जो कैबिनेट होता है एक, है ना, उसको नहीं कहते हैं, बेसिकली उसको कहते हैं, बट उसके अंदर सीपीयू जो प्रोसेसिंग का मेन काम करता है वो एक स्मॉल साइज का डिवाइस होता है जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। ओके सो सीपीयू में एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है कुछ इस तरीके का। ओके ये माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये ट्रांजिस्टर्स की मदद से ही एक्चुअल प्रोसेसिंग होती है। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर जो हमने देखे, पहली जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करते थे, है ना, उन वैक्यूम ट्यूब्स की मदद से कैलकुलेशन होता था और एक रूम के बराबर साइज के कंप्यूटर्स हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे जनरेशन से आगे बढ़ते गए हम, तो 5th जनरेशन 6th जनरेशन जो अभी कंप्यूटर लेटेस्ट चल रहे हैं, उनमें ये माइक्रो प्रोसेसर यूज होते हैं जिसमें मिलियंस बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स को लगाया गया है, और वो ट्रांजिस्टर्स एक साथ मिलकर आपके जो टास्क होता है उसको परफॉर्म करते हैं। आप कंप्यूटर्स में क्या करते हो, सॉन्ग भी सुनते हो, प्रिंटर भी वर्क कर रहा है, प्रिंटिंग भी हो रही है, आप कोई डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर कर रहे हो, साथ ही आप कुछ और भी काम कर रहे हो, तो हम मल्टीटास्किंग वर्क करते हैं ना कंप्यूटर पे। तो इतना सारी चीजें प्रोसेस करने का काम किसका हुआ, यही मिलियंस मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स मिलकर ही आपके काम को प्रोसेस करते हैं। हर एक डिवाइस को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि कौन सा डिवाइस क्या परफॉर्म कर रहा है, किस तरीके से आउटपुट जनरेट होगा। सो बेसिकली जो प्रोसेसिंग का काम है वो माइक्रो प्रोसेसर का ही होता है। सो माइक्रो प्रोसेसर is a type of IC that is integrated circuit। integrated circuit क्यों कहा गया, क्योंकि जितने भी ट्रांजिस्टर्स हैं सर्किट में पर्टिकुलर, वो सब इंटीग्रेटेड वे में काम कर रहे हैं, राइट।
सो बिल्ट अ टाइनी पीस ऑफ सिलिकॉन, जो किससे मिलकर बना है, सिलिकॉन से मिलकर बना है, सिलिकॉन मटेरियल से। अ माइक्रो प्रोसेसर चिप कंटेन्स मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स वर्क टुगेदर टू स्टोर एंड मैनिपुलेट डेटा सो दैट द माइक्रो प्रोसेसर कैन परफॉर्म वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शंस। Okay, the speed of CPU is determined by the number of instructions it executed per second. अब देखो, हम इतनी जल्दी कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे। आपको सपोज मैंने कोई नंबर दिया, ओके, मैंने बोला 2 + 2 को प्लस करो, आपने इजीली प्लस कर दिया, ओके 4 आ गया। मैंने कहा 6 + 4 को प्लस करो, ओके, यू कैन इजीली कैलकुलेट इट 10। आपके ब्रेन ने इजीली प्रोसेस कर लिया इसको करने के लिए। अब यदि मैंने आपको थोड़ा सा टिपिकल नंबर दे दिया, सपोज 896, ओके, आपने इसको भी इजीली कैलकुलेट कर लिया, थोड़ा सा टाइम लगा इसको कैलकुलेट करने में। फिर मैंने आपको कोई बड़ा सा नंबर दे दिया, ओके, और अब मैंने कहा इसको मल्टीप्लाई करके दिखाओ, तो क्या आप इसको इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हो? नहीं, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू दिस। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थे जिसके बेसिस पर आपके ब्रेन ने प्रोसेस किया। अब भाई ह्यूमन ब्रेन तो इसको कैलकुलेट करने में टाइम ले रहा है, बट सीपीयू इन सभी कैलकुलेशन को बहुत फास्ट स्पीड में कैलकुलेट करके देता है, वो भी बिना मिस्टेक के। हमारा ह्यूमन ब्रेन तो कभी मिस्टेक करने की कोशिश भी कर सकता है, ओके, मिस्टेक हो सकती है, जनरली आपसे कोई कैलकुलेशन करने में मिस्टेक हो सकती है ना। ये जो कैलकुलेशंस मैंने बताए, हो सकता है इन नंबर्स को कैलकुलेट करने में आपसे मिस्टेक हो, बट कंप्यूटर सिस्टम कभी इन नंबर्स को कैलकुलेट करने में मिस्टेक नहीं करता है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है बिल्कुल विद इन अ नैनो सेकंड, मतलब 1 सेकंड से भी कम टाइम में, नैनो सेकंड्स में आपको आंसर रिटर्न करता है। सो यहाँ पे देखो क्या लाइन लिखी हुई है, द स्पीड ऑफ सीपीयू इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इट एग्जीक्यूटेड पर सेकंड। 1 सेकंड में कितनी इंस्ट्रक्शन सीपीयू प्रोसेस करता है उस पर इसकी स्पीड डिपेंड करती है, विच इज मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज और हर्ट्ज। हर्ट्ज में, मेगाहर्ट्ज में, ये यूनिट है सीपीयू की स्पीड को मेजर करने की। सीपीयू कितनी स्पीड से 1 सेकंड में इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, आउटपुट जनरेट करता है ना। सो मेगाहर्ट्ज में। लेकिन आजकल जो सीपीयू आ रहे हैं, यदि हम उनकी बात करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ डिवाइसेस बढ़ते जा रहे हैं, उनके फीचर्स बढ़ते जा रहे हैं ना, सो नाउअडेज ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सीपीयू स्पीड इज मेजर्ड इन गीगाहर्ट्ज। गीगाहर्ट्ज में आप मेजर कर सकते हो स्पीड को, किसकी, सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड को बेसिकली। सो ये चीज अच्छे से समझ में आई। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर? जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ये है कि सीपीयू की स्पीड को आप गीगाहर्ट्ज में मेजर कर सकते हो। बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स से मिलकर बना होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम प्रोसेसर कहते हैं। किस मटेरियल से मिलकर बना है? सिलिकॉन से मिला है। ओके, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं आपसे। नाउ क्या कंपोनेंट्स होते हैं सीपीयू में? अभी जो सीपीयू इतना फास्ट प्रोसेस कर रहा है, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन ब्रेन से ज्यादा अच्छे से रिजल्ट आपको देता है, राइट? मतलब कि कहीं ना कहीं हमने इसको इतने अच्छे से बनाया हुआ है कि ये आपको फटाफट कैलकुलेशन करके देता है, राइट? सो कौन से कंपोनेंट है इसमें जो ये काम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, या कौन से कंपोनेंट है? सो यहाँ पे 3 मेन कंपोनेंट है जो इस टास्क को इजी वे में परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। ओके, अब इनको भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब इस बारी है इसको डिटेल में डिस्कस करने की। सो एएलयू, जिसका फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो जब बात करते हैं सीपीयू की, माइक्रो प्रोसेसर की, तो जो मेन यूनिट होती है, जो बेसिकली ये कैलकुलेशन कर रही है विद इन अ सेकंड, नैनो सेकंड में, ओके, गीगाहर्ट्ज की स्पीड से, राइट? तो वो यही यूनिट होती है। एएलयू इज द कंपोनेंट ऑफ सीपीयू व्हिच परफॉर्म्स द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन द ऑपरेंड्स। ओके, तो अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस की बात करें तो अरिथमेटिक में प्लस माइनस इनटू डिवीजन आ जाते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, लेस देन, इक्वल्स टू, ये सारे ऑपरेशंस आ जाते हैं। सो जनरली हम जो करते हैं परफॉर्म ऑपरेशंस, वो इन्हीं के बेसिस पे करते हैं। आप कोई प्रोग्रामिंग भी करते हो, कुछ कोडिंग भी करते हो, तो वहां भी आप इन्हीं ऑपरेशंस का यूज करते हो, अपने लॉजिक्स को अप्लाई करते हो, कुछ कैलकुलेशंस करते हो, अरिथमेटिक ऑपरेशंस का यूज करते हो ऑपरेंड्स पर। ऑपरेंड्स क्या हो गए? नंबर्स हो गए, ओके, जो भी नंबर्स पे आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हो। ओके, सो अरिथमेटिक लॉजिकल का यूनिट का काम होता है बेसिकली कैलकुलेशंस का, है ना, प्रोसेसिंग का। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आर अरिथमेटिक ऑपरेशंस। और लॉजिकल ऑपरेशन की बात करें तो रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं आपके, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, लेस इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ये हो गए आपके लॉजिकल ऑपरेशंस। ओके, सो एएलयू का काम होता है बेसिकली प्रोसेसिंग। द लॉजिकल ऑपरेशन टेस्ट वेरियस कंडीशंस दैट आर एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग एंड अलाउ फॉर डिफरेंट एक्शंस टू बी टेकन बेस्ड ऑन द रिजल्ट।
The data and the operands act as the input for ALU and it generates output as the result of computation. So ALU ही वही यूनिट है जो इनपुट के अकॉर्डिंग डेटा को कैलकुलेट करता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट करता है. सो मेन काम किसका हो गया भाई सीपीयू में? ALU का काम हो गया. ओके, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, बार बार बोल रही हूं, अच्छे से याद कर लेना. ओके, नाउ कंट्रोल यूनिट. अब कंट्रोल यूनिट का काम क्या हुआ? कंट्रोल करना सारे पार्ट्स को, हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को. अब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की यदि मैंने बात कर ली तो सारी चीजें आ गई कंप्यूटर सिस्टम की, है ना. जितनी भी यूनिट्स हमने पढ़ी, जितने भी डिवाइसेस पढ़े, जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सब इंक्लूड हो गए. तो कंट्रोल यूनिट का बेसिकली काम क्या हुआ? सारे पार्ट्स को, हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करना कि सभी पार्ट्स अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. सो दिस यूनिट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ एवरी अदर कंप्यूटर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. इट ऑल्सो कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस अमंग द वेरियस यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर. वही बताया मैंने कि कीबोर्ड से डेटा को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर, एएलयू तक पहुंचाने का काम. एएलयू ने जो आउटपुट जनरेट किया, आउटपुट यूनिट तक पहुंचाने का काम. जो डेटा इंस्ट्रक्शन आपने फाइल परमानेंटली सेव कर ली, उसको हार्ड डिस्क तक पहुंचाने का काम. ठीक है, या फिर कोई सा सॉफ्टवेयर चेक करना ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं. यदि 10 टास्क आपने कंप्यूटर को दी हुई है, यदि 10 काम आप कंप्यूटर पे कर रहे हो, तो वो पूरी 10 टास्क को प्रायोरिटी डिसाइड करना कि कौन सा काम पहले होगा, फिर कौन सा काम होगा, फिर कौन सा काम होगा. लाइक आप कोई सॉन्ग सुन रहे हो, आप कुछ प्रिंटिंग दे रहे हो, आप कुछ डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप यहाँ पे 3 काम एक साथ कर रहे हो. आप डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर कर रहे हो तो कीबोर्ड का यूज कर रहे हो, सॉन्ग सुन रहे हो, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्पीकर यूज हो रहा है. ठीक है, प्रिंटर से प्रिंटिंग निकल रही है तो प्रिंटर यूज हो रहा है. अब ये तीनों काम एक साथ कैसे हो रहे हैं? ये सब कौन कर रहा है? कंट्रोल कौन कर रहा है इसको? ऐसा तो है नहीं ना कि पहले आपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लिया, फिर उसके बाद में प्रिंटिंग निकलेगी, फिर उसके बाद में स्पीकर आपको सॉन्ग सुनाएगा. सब एक साथ हो रहे हैं ना. तो इसकी प्रायोरिटी डिसाइड करना, इसको मैनेज करना एक्चुअली कौन कर रहा है? कंट्रोल यूनिट. क्योंकि हम मल्टीटास्क कर सकते हैं कंप्यूटर पे परफॉर्म. ठीक है, तो मल्टीटास्किंग होता है कंप्यूटर सिस्टम. जो प्रोसेसर होता है, उस प्रोसेसर को कैसे मैनेज करना है, बेसिकली सीयू का ही काम होता है. Okay, so in order to execute the instructions, the components of computer receive signals from the control unit. Control unit ही उन्हें signals देता है. It extracts the instructions from memory, decodes them, and sends the necessary signals to ALU to perform the required operation. ओके, क्या लाइन लिखी हुई है कि इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से एक्सट्रैक्ट करना. यदि कोई फाइल, कोई डेटा आपका मेमोरी में स्टोर है, तो मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को एक्सट्रैक्ट करना, उसको कहां पे सेंड करना? एएलयू तक सेंड करना. ठीक है, एएलयू उसे प्रोसेस कर पाए और फिर उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए, देन आउटपुट सेंड कर पाए. ओके, इट आल्सो कॉल्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. देखो इसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, एज इट ऑल मैनेजेस द अदर यूनिट्स. सारी यूनिट को मैनेज करता है, तो एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नाम से भी हम कंट्रोल यूनिट को जानते हैं. ओके, सो यदि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि विच पार्ट इज नोन एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, व्हाई इट इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीयू का बेसिक वर्क क्या होता है, तो अब ये पॉइंट्स आप लिखकर आ सकते हो. ओके, नाउ मेमोरी यूनिट. अब मेमोरी यूनिट क्या हुआ? देखो, मेमोरी यूनिट का मतलब यहां पे है जो डेटा को स्टोर करने के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं. ठीक है, जैसे हमारे ब्रेन में स्टोर होती है ना बातें, आप कभी भूलते हो क्या? अपना नाम, एड्रेस, आपका पेरेंट्स का नाम, जो भी डिटेल होती है, कभी भूलते हो क्या? नहीं भूलते हो ना, स्टोर होता है ना. बिल्कुल उसी तरीके से मेमोरी में भी डेटा स्टोर होता है. ओके, 0-1 के फॉर्मेट में. सो द मेमोरी यूनिट इज इन द प्रिंसिपल स्टोरेज ऑफ द कंप्यूटर. इट स्टोर्स बोथ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस. द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस कैन आल्सो बी स्टोर्ड परमानेंटली in this unit so that they are available whenever required. So अब जब भी डेटा स्टोर होगा तो तब भी आपको एक्सेस करना होगा, तो वो मेमोरी से एक्सेस हो जाएगा. So this is linked with the other parts of the computer and send them the data when needed. और कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं उसके साथ में ये मेमोरी लिंक्ड होती है, कनेक्टेड होती है ना, थ्रू केबल्स, जिन्हें हम बसेस बोलते हैं, उनके थ्रू यहाँ पर कनेक्शन होता है ताकि डेटा इजिली इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, प्रोसेसर तक पहुंच सके. ओके, सो ये चीज समझ में आ गई कि मेमोरी में जो डेटा होता है वो क्या होता है? स्टोर होता है बाइनरी बिट्स के फॉर्मेट में, और उसी फॉर्मेट में कैलकुलेशन भी होता है. जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो डेटा भेजते हैं ना मेमोरी तक, एएलयू तक, वो सब बाइनरी फॉर्मेट में ही कैलकुलेट होता है. यहाँ पे देखो जो सीपीयू एएलयू है वो कैसे कम्युनिकेट कर रहा है? मेमोरी के साथ ही कम्युनिकेट करता है. ओके, डेटा को प्रोसेस करने के लिए. नेक्स्ट, नाउ कंप्यूटर मेमोरी इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. अब कंप्यूटर मेमोरी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी, जिसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. फिलहाल हम इतना समझ लेते हैं, इंटरनल मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें डेटा आपका टेम्पररीली सेव होता है, जिसमें आप रेम रोम को डिस्कस करोगे, कैश मेमोरी देखोगे, फ्लैश मेमोरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी की यदि बात करें तो यहाँ पे डेटा आपका परमानेंटली सेव होता है. बेसिकली आप इसको बैकअप करने के लिए भी यूज करते हो. जो बैकअप डिवाइस होता है ना, हार्ड डिस्क वगैरह, जिसको आप यूज करते हो
डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए, तो एक्सटर्नल मेमोरी वो मेमोरीज होती हैं। ओके, अब इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेमोरी वाला टॉपिक कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी मेमोरीज अवेलेबल है जिसकी मदद से आप अपने डेटा को स्टोर करते हो। ठीक है, इस पर बेस्ड एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नाउ रजिस्टर्स, अब रजिस्टर्स क्या हो गए? रजिस्टर्स भी आपका मेमोरी ही होता है एक तरीके से, मतलब फास्ट यदि कहीं पर डेटा आपको एक्सेस करना है तो वो रजिस्टर्स होता है, वहां पे आपका डेटा फटाफट आप वहां से सीपीयू जो है एक्सेस कर पाता है। मतलब प्रोसेसर को मेमोरी में डेटा सर्च करने की जरूरत नहीं है, ना उसे सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा को सर्च करने की जरूरत है। रजिस्टर से वो फास्ट एक्सेसिबल डेटा एक्सेप्ट कर सकता है। सो अ रजिस्टर इज वेरी स्मॉल डेटा होल्डिंग प्लेस इन अ कंप्यूटर प्रोसेसर। मतलब डेटा यदि उसको जल्दी से एक्सेस करना है जो मेमोरी में नहीं भी मिल रहा है, ठीक है, तो वो कहां से एक्सेस करेगा? उसे रजिस्टर से एक्सेस कर पाएगा। इट होल्ड्स एन इंस्ट्रक्शन, स्टोरेज, एड्रेस और डेटा। ओके, अब ये क्या होल्ड करता है? इंस्ट्रक्शंस को, डेटा को और स्टोरेज एड्रेस को भी स्टोर करता है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, ईच रजिस्टर परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं और हर रजिस्टर का अपना फंक्शन होता है। जैसे हम बात करें यहाँ पर कॉमनली यूज रजिस्टर्स की, तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर, डेटा रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, प्रोग्राम कंट्रोल, एसी, डीआर, एआर, पीसी। सो पहले जो प्रोग्रामिंग हुआ करती थी ना, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की यदि हम बात करें, तो उसके पहले जो प्रोग्रामिंग हुआ करती थी, जो मशीन लैंग्वेज के फॉर्मेट में प्रोग्रामिंग होती थी, वो इन रजिस्टर के बेसिस पर ही होती थी। कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी रजिस्टर्स थे, जैसे कोई डेटा को मैनेज कर रहा है रजिस्टर, कोई प्रोग्राम कंट्रोल कर रहा है, राइट, तो ये सारे रजिस्टर्स को आपको इनके नाम याद करने होते थे और इनके बेसिस पर आप प्रोग्रामिंग कर पाते थे। अब ये रजिस्टर स्मॉल मेमोरी के नाम से आप समझ सकते हो कि जहां पे कम अमाउंट में डेटा होता है और सीपीयू उसको डायरेक्टली वहां से फैच कर लेता है प्रोसेसिंग के लिए। तो रजिस्टर्स क्या हो गए? रजिस्टर्स स्मॉल मेमोरीज होते हैं जो क्या करते हैं, जो हेल्प करते हैं अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। जहां पर आपका डेटा टेम्परेरीली स्टोर होता है, हर एक पर्टिकुलर रजिस्टर का अपना अलग फंक्शन होता है। ठीक है, सो यहां तक समझ में आया, जिसमें हमने क्या देखा, डिफरेंट कंपोनेंट्स को समझा कि किस कंपोनेंट का क्या काम होता है और कैसे ये एक साथ मिलकर एक कंप्यूटर सिस्टम फॉर्म करते हैं, हर एक कंपोनेंट का क्या रोल है। सो यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे YouTube से एक्सेस कर सकते हो, साथ ही साथ आप इसे हमारी वेबसाइट magnetbrains.com से भी एक्सेस कर सकते हो। गूगल पे आके आपको लिखना है magnetbrains.com, इस तरीके का होम पेज होगा, यहाँ सिलेक्ट कर लेना अपनी क्लास 9। जैसे क्लास 9 सिलेक्ट करोगे तो आ जाओगे अपने सब्जेक्ट्स की लिस्ट पर, जहां पे आपको अपना सब्जेक्ट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 को क्लिक कर लेना है। वॉच नाउ पे जैसे क्लिक करोगे तो आ जाओगे अपने सारे चैप्टर्स पर। सो यहाँ पे आपको पूरे चैप्टर्स मिल जाना है, दोनों यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं, पूरे 7-8 चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए, सारे वीडियोस लेक्चर्स यहाँ मिल जाएंगे असेसमेंट के साथ, वन शॉट के साथ। तो कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। जिस भी किसी वीडियो में डाउट है, इस तरीके से वीडियो प्ले होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने। तो मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।